हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स की नेक्स्ट क्लास। बीएससी पार्ट फर्स्ट। यूनिट 4। हाँ जी, तो देखो आपका कोर्स तो बस आज हम करेंगे, एक और लेक्चर होगा, उसके बाद में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग जो कह रहे थे कि बुक के अकॉर्डिंग, तो देखो बुक के अकॉर्डिंग मत चलो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। बुक में तो बहुत सारी चीज़ें गिवन होती है, क्योंकि बुक तो आपको अलग अलग कई सारी यूनिवर्सिटी में यही बुक चलती है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं हमारे बुक में, चैप्टर में, जो कि चैप्टर में दे रखे हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अदर यूनिवर्सिटीज में किसी में होगा जिसमें ये बुक चलती होगी, इस वजह से दिए हुए हैं। तो कई बार मैंने, वैसे आपका टॉपिक्स भी बहुत कम ही है, ऐसा कुछ अगर मैंने छुड़वाया हो तो ठीक है, लेकिन हाँ जो भी एक दो छुड़वा रखा हो तो ऐसे एक दो टॉपिक ही होंगे मुश्किल से, मतलब कि टोटल पूरा सिलेबस मिला करके आप मान सकते हो 3 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपकी बुक में है, बट मैंने करवाया नहीं है। बट हाँ, आप कंपेयर किया करो अपने सिलेबस से, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, सब मैंने करवाया है। इवन आप ये भी देख सकते हो चेक करने के लिए कि आपके लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, अगर आप लोग पेपर्स के थ्रू पढ़ते हो, पेपर की हेल्प लेते हो, तो आप उसमें से ये देख लिया करो कि मैंने जो टॉपिक छुड़वाया है उसमें कभी कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या। मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छुड़वाया जिससे आपके कभी क्वेश्चंस भी आए हों और मैंने नहीं करवाया आपको, ठीक है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि मैम लेटेस्ट में इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आया था, आपने नहीं कर पाया, कुछ भी ऐसा हो सकता है, अगर कुछ एक आध ऐसा छूट भी गया हो तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना, उसको अपन पढ़ लेंगे, लास्ट में जिस भी यूनिट का होगा उसे पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक मेरा आइडिया है, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है हमारा, हम पूरा सिलेबस लेकर के चल रहे हैं कंप्लीट। मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें तक बताती जा रही हूँ, साथ के साथ क्वेश्चंस करवाती जा रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस हो रहा है, ठीक है। और सिलेबस तो देखो, एक दो दिन आपकी ज़्यादा और क्लास होगी इसकी मैकेनिक्स की, सिलेबस आपका कंप्लीट है। तो आप लोग जितना भी पढ़ाया है उसे पढ़ने पर ध्यान दो, कि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारे टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, और आपको फिर उसके अकॉर्डिंग हर किसी को जो टॉपिक्स पसंद हो, जितना वो प्रिपेयर करना चाहता हो, उसके अकॉर्डिंग आप सब अपनी अपनी तैयारी में लगो, ठीक है ना। चलो, तो आगे चले, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द्वियुग्मी दोलक के बारे में, ठीक है। कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर में हमने पहले कौन सा लिया, द्वियुग्मी दोलक, कि कोई दो सिंपल पेंडुलम है और उन दोनों को हमने एक स्प्रिंग से जोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि किसी भी एक दोलक में आप कुछ भी गति करवाते हो तो उसका इफेक्ट दूसरे पर जरूर पड़ता है, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए ही हैं, इसलिए आप एक में कुछ भी चेंज करोगे दूसरे में उसका फर्क जरूर पड़ेगा। इसका एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, लाइक H2 अणु है, CO2 अणु है, या ये वाला है, दो पेंडुलम एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, कई टाइप के ऐसे एग्जांपल होते हैं आपके, जैसे LCR सर्किट है, सीरीज LCR सर्किट, वो भी इसी का एग्जांपल है। आप सीरीज LCR में L, C और R तीनों आपने जोड़ रखे, किसी एक में चेंज करोगे तो बाकी पे उसका फर्क जरूर पड़ेगा। हमने देखा भी था ना फर्क, हमने क्या देखा था कि वहाँ पे चार्ज का जो कलेक्शन होता है वो किन दोनों पर होता है, या तो कंडक्टर L पर होता है या फिर कैपेसिटर C पर होता है। तो हमने क्या देखा था, अगर L पर चार्ज का पूरा चार्ज वहाँ जमा हो जाएगा L पर, तो भी पूरे परिपथ में क्या फर्क पड़ेगा वो हमने देखा था, और अगर पूरा C पर जमा हो जाएगा तो भी पूरे परिपथ में क्या फर्क पड़ेगा वो हमने देखा था। तो इसका मतलब किसी एक में चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो चेंज सिर्फ उस तक सीमित रह जाए, बाकी जगह कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि तीनों चीज़ें सीरीज में जुड़ी हुई है, तो वहाँ डेफिनेटली बाकी दोनों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप के हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन भी लिखवा दिया था, एज इट इज क्वेश्चन जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स भी उसमें पूछ रखे थे 3 4, ठीक। कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे, द्वियुग्मी दोलक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने उसके बारे में, उसकी गति की इक्वेशन देखी, उसमें हमने फिर उसके कंपन विधाएं, सामान्य निर्देशांक उसके क्या है, वो सब चीज़ें पढ़ी। उसके बाद में हमने देखा कि उसकी टोटल ऊर्जा कितनी होगी, तो दोनों दोलक जो है अलग अलग सेपरेटली उन दोनों की टोटल ऊर्जा, और प्लस एक पद किसका आया था, युग्मन का पद भी आया था, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद में हमने जो भी सामान्य कंपन विधाएं हैं या अलग अलग उनकी आवृत्ति क्या है, वो सब चीज़ें भी पढ़ ली। कल हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, कल एक तो हमने देखा था कि मिश्रित विधाओं में गति कैसी होगी,
या कण का व्यवहार कैसा होगा, तो दोनों का मिक्सअप हमने देखा था। तो दोनों में कितने का फेज डिफरेंस आया था, π/2 का। कैसे पता चला हमें कि एक के लिए जो विस्थापन की टर्म थी कंप्लीटली कॉस में आ रही थी, एक के लिए कंप्लीटली साइन में आ रही थी, और साइन में और कॉस में कितना π/2 का कलांतर होता है। और हमने वो कलाएं भी देखी थी कि अगर तरंग रूप में हम मान रहे हैं, इनका जो दोलन हो रहा है उसको मान रहे कि एक तरंग है जो कि दोलन कर रही है, तो उस तरंग का रूप कैसा होगा उस फॉर्म में हमने देखा था। तो दोनों जो दोलन होंगे, दोनों की दो अलग अलग तरंगें होगी, और उन तरंगों में कलांतर कितने का होगा, π/2, मतलब कि 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, 90। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हमने कल क्या देखा, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे थे कि क्या इसी प्रकार का प्रभाव ऊर्जा में भी दिखता है क्या। कि हमने ये देखा कि यहाँ जो कलांतर उत्पन्न हो रहा था π/2 का, तो दोनों को हमने, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कलांतर दोनों में उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालेंगे। तो प्रभाव कैसा, हमने देखा कि जब एक का आयाम मैक्सिमम होगा उस टाइम दूसरे का आयाम बिल्कुल शून्य होगा। जब इस दूसरे का आयाम बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा तब इस पहले का आयाम बिल्कुल शून्य हो जाएगा। क्लियर है, ये हमने देखा। तो हम ये जानना चाहते थे कि क्या यही प्रभाव ऊर्जा के लिए भी होगा क्या, क्योंकि आयाम पर डिपेंड करती है ऊर्जा। अब अगर आयाम एक टाइम पर एक का 90 है तो दूसरे का 0 है, एक का 0 है तो दूसरे का 90 है, कुछ इस तरीके से आयाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्या सेम चीज ऊर्जा के साथ भी होगी, कि ऊर्जा भी इस प्रकार से चेंज होगी क्या। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या देखा था, दोनों पेंडुलम जो है हमारे EP1 और EP2, उन दोनों के लिए हमने ऊर्जा का मान निकाला था टोटल। ठीक है, दोनों के ऊर्जा मान में हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, EP1 हमारे पास आया था, EP1 पहले पेंडुलम की ऊर्जा वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 E1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। क्लियर है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। EP2 हमारे पास क्या आया था, 1/2 E1 माइनस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। तो देख रहे हो दोनों में एक पे प्लस माइनस, मतलब दोनों में एक फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, अब उसके बाद में हमने करना क्या था, हमें ये करना था कि हमने ये जो टी आवर्तकाल है, टी का मान, टी क्या है, टाइम, तो अलग अलग टाइम पर, क्योंकि जब आप एक वेव की बात करते हो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जब हम एक वेव की बात करते हैं तो जब टी का मान होता है कि मतलब अलग अलग टाइम पर उसका आयाम क्या है या किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम साइन की बात करते हैं तो साइन का ग्राफ हमें कुछ इस टाइप का मिलता है। ठीक है, अब ये जो टाइम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, इसका एक आवर्तकाल कहलाता है। एक आवर्तकाल क्यों, क्योंकि इस आवर्तकाल के बाद फिर से ये अपने पुरानी स्पीड को ही, पुराने प्रूफ को ही वापस से दोहरा रहा है ना। इसके बाद में देखो वापस से सेम ये 0 तक पहुंच गया, 0 से स्टार्ट हुआ, ये 90 पर पहुंचा, फिर 180 पर पहुंचा, फिर ये आगे पहुंचा 3π/2 पर पहुंचा, फाइनली 2π पर पहुंच गया, 360 पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ ये फिर इस प्रकार से 0 पर पहुंच गया, 0 के बाद इसने फिर से अपना सेम वेवफॉर्म शुरू कर दिया। तो वो इतना टाइम, एक आवर्तकाल एक प्रकार से वो टाइम होता है जिसके बाद कोई भी कण जो होता है वो अपनी गति को या गति के रूप को फिर से दोहराता है। क्या कहलाता है वो, हमारा एक आवर्तकाल कहलाता है। कॉस के लिए यही आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कॉस का ग्राफ शुरू ही होता है 1 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है यहाँ तक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस का आवर्तकाल टी। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो फिर अपना सेम रूप दर्शाएगा। देखो इसके बाद भी अगर इस ग्राफ को बढ़ाओगे आप तो ये, फिर ये ग्राफ नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से जाएगा सेम। ठीक है ना, तो ये दूसरा आवर्तकाल हो जाएगा इस प्रकार से। अब इस एक आवर्तकाल में हम अलग अलग टाइम पर वैल्यू लेना चाहते हैं, तो इस टी का मान हमने सबसे पहले t बराबर 0 पर लिया, कि जब बिल्कुल शून्य टाइम था शुरुआत में तब वैल्यू क्या हुई। ठीक है, फिर हमने t/2 पर लिया, और उन दोनों में तो हमारे पास रिजल्ट से ही मिले थे कि मतलब ऊर्जा का मान परिवर्तित हो रहा था। उसके बाद मैंने कहा था कि 2t टाइम पर आप लोग खुद करके देखोगे कि नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी परिवर्तित हो रही है या नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने किया या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग वैल्यू क्या आई थी, देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था, t बराबर 0 समय पर। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, कल का t बराबर 0 समय पर हमने देखा था। तो EP1 हमने कहा था कि EP1 कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कि दोलक की कुल ऊर्जा केवल किसके बराबर होगी, इस P1 दोलक के बराबर ही हो जाएगी। दोलक की कुल ऊर्जा मतलब E के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस टाइम पर EP2 की जो एनर्जी थी सेकेंड पेंडुलम की, वो बिल्कुल कैसी हो जाएगी, 0। क्लियर है, क्योंकि हमने t बराबर 0 समय पर क्या माना था कि जो हमारा P2 पेंडुलम है वो बिल्कुल कैसा है, स्थिर है, और P1 ने गति करना शुरू किया। तो उस टाइम पर जो दोलक की टोटल एनर्जी किसके बराबर, पहले पेंडुलम की टोटल ऊर्जा प्लस दूसरे
कैसी हो जाएगी 0। इसका मतलब दोलक की जो टोटल एनर्जी है वो केवल किसके बराबर हो जाएगी, इस P1 पेंडुलम के बराबर। क्लियर है। तो ये हमारे पास आया था t बराबर 0 समय पर। फिर नेक्स्ट हमने देखा t बराबर हमने टाइम बढ़ाया तो t/2 टाइम पर हमने देखा t बराबर t/2 मतलब कि आधे आवर्तकाल पर हमने देखा। तो देखा कि इनकी जो पोजीशन है वो जस्ट अपोजिट हो गई। मतलब उस टाइम पर हमारे पास EP1 बराबर आ गया था 0 और EP2 बराबर कितना आ गया था हमारे पास E, मैक्सिमम एनर्जी E के बराबर। ठीक है। तो ये हमारे पास 0 से चले हम आधा आवर्तकाल आया। अब हमें पूरा आवर्तकाल करना है, मतलब T पर भी देखना पड़ेगा। 0 से लेकर के T तक अभी वेवफॉर्म बने 0 से T तक, तो हमने 0 पे देख लिया t/2 आधे आवर्तकाल पर। अब हम T पर देखेंगे। तो देखो यहाँ से तीसरा केस हम देखते हैं t बराबर कैपिटल T समय पर। जिन्होंने नहीं किया हो ऐसे 30 होगा जैसे हमने कल बाकी ये दोनों वैल्यूज निकाली थी। EP1 की वैल्यू देखो, EP1 बराबर कितना हो जाएगा आपका E/2 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का मतलब कितना हो गया, ω2 माइनस ω1 इंटू T। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से E/2 कितना मान आ गया 1 प्लस कॉस ω2 माइनस ω1 इंटू T की वैल्यू 2π/ω। ओमेगा का मान यहाँ दोनों के रेस्पेक्ट में सेम वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ सीधे वैल्यू लिख दूँ 2π/ω2 माइनस ω1। क्लियर है, क्योंकि T बराबर कल हमने देखा था 2π/ω होता है। यहाँ पे लेकिन केवल ओमेगा नहीं लेंगे क्योंकि दोनों के सापेक्षिक की बात हो रही है, तो वैल्यू दोनों फॉर्म में आएगी। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी cos 2π, और cos 2π कितना होता है +1 के इक्वल। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब E/2 इंटू में 2 कैंसिल। EP1 फिर से हमारे पास कितना आ रहा है मैक्सिमम E के बराबर। पहले मैक्सिमम आया था E के बराबर, फिर 0 हो गया, अब वापिस E के बराबर आ गया। क्लियर है, क्यों, क्योंकि cos 2π हमारे पास कितना होता है +1। पता होगा आप लोगों को cos π होता है -1, cos 2π होता है +1, फिर cos 3π होता है -1। कैसे होता है, cos की वैल्यू अगर हम लेते हैं cos π वो डिपेंड करता है -1 की पावर n पर। cos nπ के लिए हम लेते हैं cos nπ -1 की पावर n पर। तो पहले cos π के लिए n बराबर 1 है तो ओनली -1 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ पर cos 2π है, n की वैल्यू 2 है, तो -1 की पावर 2 तो वो +1 आ जाएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है cos nπ का। sin nπ जबकि कितना होता है ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, दूसरा हम निकालते हैं इसी पर EP2 निकाल लेते हैं। तो EP2 बराबर कितना हो जाएगा E/2 1 माइनस cos ω2 माइनस ω1 इंटू T। अब देखो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ, बिल्कुल सेम इस तरीके से ही आप सॉल्व करोगे। T का मान यही रखोगे 2π/ω2 माइनस ω1, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ भी cos 2π का मान हो जाएगा जो कि कितना है +1, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस साइन होने के कारण ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 - 1 हो जाएगा। E/2 इंटू में 1 और -1 बच जाएगा। कैसे हो गया, क्लियर है। थोड़ा सा हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि एज इट इज बिल्कुल बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बस ये फर्क था कि +1 था बीच में, इसीलिए दोनों वैल्यूज प्लस होकर के 2 हो गई। यहाँ बीच में माइनस साइन है इसीलिए 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 EP2। तो ये हमने टोटल पढ़ लिया एक आवर्तकाल के लिए। पहले T बराबर 0 समय से हमने शुरू किया, फिर हाफ आवर्तकाल के लिए पढ़ा, और उसके बाद हमने ये पूरा जहाँ पर एक आवर्तकाल खत्म हुआ वहाँ, और हमने देखा कि इसका मतलब प्रत्येक आधे आवर्तकाल के साथ में जैसे जैसे आयाम का मान चेंज हो रहा है वैसे वैसे ऊर्जा का मान भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये भी पता चल रहा है कि दोनों इसका मतलब आपस में ही ऊर्जा का विनिमय करते हैं। कि मतलब टोटल जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी तो पूरे दोलक की जितनी एनर्जी E के बराबर ही होनी है। अब दोनों एक्सचेंज कैसे करेंगे कि जब एक 0 हो जाएगा तो दूसरा वो पूरी एनर्जी ले जाएगा। ठीक है, जब पहला 0 होगा तो दूसरा वाला पूरी की पूरी एनर्जी ले जाएगा, लेकिन टोटल जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, संरक्षित रहती है। नोट कर लो। लिखो फिर इसमें, देखो
उपयुक्त उपयुक्त संपूर्ण प्रक्रम से यह स्पष्ट है, उपयुक्त संपूर्ण प्रक्रम से यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में जब EP1 बराबर कैपिटल E, शुरुआत में हमारे पास क्या आया, जब EP1 बराबर कैपिटल E अर्थात समस्त ऊर्जा दोलक P1 के पास है, अर्थात समस्त ऊर्जा दोलक P1 के पास है। और जैसे जैसे समय बढ़ता है P1 दोलक की ऊर्जा कम होने लगती है, P1 दोलक की ऊर्जा कम होने लगती है, वह P2 दोलक की ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे जीरो टाइम से जैसे जैसे हम आधे टाइम T/2 तक गए, थोड़ा टाइम बीता तो EP1 की ऊर्जा कम होते होते जीरो पर आ गई और इसकी जीरो से बढ़ते बढ़ते E पर आ गई। ठीक है, तो P2 दोलक की ऊर्जा बढ़ने लगती है। फुल स्टॉप। अर्ध आवर्त काल के बाद T/2 के बाद, मतलब ठीक है ना, अर्ध आवर्त काल के बाद दोलक P1 की ऊर्जा शून्य हो जाती है, दोलक P1 की ऊर्जा शून्य हो जाती है, वह समस्त ऊर्जा P2 दोलक के पास आ जाती है, वह समस्त ऊर्जा P2 दोलक के पास आ जाती है। फुल स्टॉप। अब P2 की ऊर्जा कम होने लगती है, अब P2 की ऊर्जा कम होने लगती है, वह स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर, ठीक है, पूर्ण आवर्तकाल पर स्मॉल t बराबर कैपिटल T समय पर समस्त ऊर्जा P1 में आ जाती है, समस्त ऊर्जा P1 दोलक में आ जाती है तथा P2 दोलक की ऊर्जा पुनः शून्य हो जाती है, P2 दोलक की ऊर्जा पुनः शून्य हो जाती है। फुल स्टॉप। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है, इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है तथा स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर, स्मॉल t बराबर कैपिटल T पर समस्त ऊर्जा दोलक P1 लिखो, t बराबर कैपिटल T पर ऊर्जा विनिमय का एक चक्र पूरा हो जाता है, t बराबर कैपिटल T पर ऊर्जा विनिमय का एक चक्र पूरा हो जाता है। इस नियत समय को आवर्तकाल कहते हैं, इस नियत समय को आवर्तकाल कहते हैं। अर्थात ऊर्जा विनिमय चक्र का आवर्तकाल, अर्थात ऊर्जा विनिमय चक्र का आवर्तकाल T इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी, t इक्वल टू होगा 2π/ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2π और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर है? क्या कहलाता है ये? आवर्तकाल। तो हम ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ऊर्जा विनिमय हो रही थी इस पूरे जीरो से लेकर के और t टाइम तक में ऊर्जा 2-3 बार विनिमय हुई, तो इस ऊर्जा विनिमय का एक आवर्तकाल कहलाएगा ये।
0 से t टाइम तक जब एनर्जी आपस में कैसी हुई, चेंज हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आवर्तकाल आ गया। अब हमें ये देखना है, इसे हम मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें पहली बात तो ये देखना है कि ये फॉर्मूला हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकला है। नया क्या है, वैसे तो आप लोग को पहले से पता ही है, t बराबर 2π/ω होता है। जब कहीं बार दो फ्रीक्वेंसीज की हो रही हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से रिलेटेड होंगी ही होंगी। ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस लिया है हमने, इसलिए इस फॉर्म में आ गया। तो ये फॉर्मूला तो ठीक है ही। अब इसके साथ में हम और क्या मान ले सकते हैं, ठीक है ना, या इसके साथ हम और किस चीज, इसको टी को और किस रूप में हम पता कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस आवर्तकाल को यहाँ ये भी कहा जाता है विस्पंद काल। विस्पंद काल, विस्पंद इसी को कहा जाता है। एक जैसी ये वेव है जो मोशन करती है, इसका कंप्लीट जो एक वैल्यू होती है इसको क्या कहा जाता है, विस्पंद कहा जाता है, बीट्स कहा जाता है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट दूसरा होता है इस प्रकार से, तो आप इसे विस्पंद काल भी कह सकते हो। अब हमें दूसरी चीज देखनी, तो देखो जैसे यहाँ पर ω2 और ω1 दोनों की अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू किस फॉर्म में आती है। तो ω2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ω2 इक्वल टू ω0 प्लस 2ωc² पावर 1/2। ठीक है, ये वैल्यू थी। या इसे हम इस रूप में भी लिख सकते थे, ω0 प्लस ωc² की वैल्यू डाल देते। क्या वैल्यू थी, k/m, तो ये वैल्यू हो गई थी 2k/m पावर 1/2। ठीक है, पूरी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। अब हम क्या करें, यहाँ पर हम ये ले सकते हैं, यहाँ से दोनों तरफ से हम क्या कर ले, ω0 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, ω0 को कॉमन कर लेते हैं, या फिर दूसरा हम ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर हम किसके लिए एक्चुअली में निकाल रहे हैं कि जब हम k का मान कैसा मान रहे हैं, बहुत ही कम मान करके चल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ऊपर चाहे लिख लेना, जब k का मान हम बहुत कम लेकर के चल रहे हैं, मतलब हम जो युग्मन की k क्या था, यहाँ पर युग्मन था, तो युग्मन को हम बहुत ही वीक मान करके चल रहे हैं। ठीक है, मतलब k टेंस टू 0 हो, k का मान जब लगभग किसके बराबर हो, बहुत ही कम मान के बराबर हो। ठीक है, k का हम कम मान लेकर के चल रहे, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, ω0² प्लस 2k/m, ये सॉरी ω0 का भी स्क्वायर होता है, ω0² प्लस 2k/m के फॉर्म में वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करें, ω0 इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर करोगे ω0², तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा, ω0 हो जाएगा ω0। यहाँ क्या बच जाएगा, ω0² पूरा हमने कॉमन लिया है, तो अंदर तो बच जाएगा, यहाँ तो 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2k/m ω0² पावर 1/2। ω0² कॉमन लिया तो पावर 1/2 से बाहर आकर क्या हो जाएगा, ω0 के इक्वल हो जाएगा ω2 का मान। अब ये फॉर्मूला कुछ कैसा हो रहा है, 1 प्लस इस पूरे को अगर हम कोई x मानते हैं तो 1 प्लस x की पावर n जैसा फॉर्मूला बन रहा है, जिसको हम क्या करते हैं, उसका द्विपद प्रसार कर सकते हैं। तो उस फॉर्मूले से अगर हम देखें 1 प्लस x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx प्लस आगे चलती जाती है वैल्यू n इंटू n माइनस 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से प्लस फैक्टर 3 के लिए चलती जाती है। इस प्रकार से टर्म चलते जाएंगे। हमें अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च मान तो लेने नहीं है, तो हम नॉर्मली इतना ही एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस nx के इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा, ω2 इक्वल टू ω0 एज इट इज 1 प्लस n का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, पावर 1/2, तो 1/2 मल्टीपल में आ जाएगा इंटू यहाँ पर ये x की पूरी वैल्यू एज इट इज 2k/m ω0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जो इसकी और भी उच्च घात आती है उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो ω2 इक्वल टू मिल जाएगा ω0 1 प्लस 1/2 इंटू 2k/m ω0 स्क्वायर, फिक्स ये मान आ जाएगा। ठीक है, आगे जो डॉट 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 था, मतलब कि आगे थर्ड वैल्यू के लिए लो, आप फोर्थ के लिए लो, उन सबको नेग्लिजिबल मान लिया। वैल्यू हो गई है 2 से यहाँ 2 कैंसिल,
वैल्यू क्या बचेगी, ओमेगा नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू के अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओमेगा नॉट से कैंसिल, वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट प्लस के अपॉन एम ओमेगा नॉट। ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा नॉट हम यहाँ माइनस में ले लेते हैं तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी के अपॉन एम ओमेगा नॉट। तो आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में हमने ओमेगा नॉट किसके इक्वल लिया था, ओमेगा वन के इक्वल लिया था जब हमने दोनों इक्वेशंस को चेंज किया था गति के समीकरण लेने के लिए। तो वहाँ पे हमने क्या माना था, दोनों जो फ्रिक्वेंसीज थी जहाँ हमने x1 प्लस x2 को कैपिटल एक्स माना था ना, कैपिटल एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2, और वहाँ पे साथ के साथ हमने ये माना था कि जरूरी नहीं कि आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर हो ही, तो ओमेगा नॉट बराबर हमने वहाँ क्या मान लिया था, ओमेगा वन मान लिया था। तो यहाँ हम ओमेगा नॉट का मान फिर से पुट कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट बराबर ओमेगा वन होता है हमें पता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दो तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी, के अपॉन एम ओमेगा नॉट। ठीक है, अब ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे टू पाई अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा नॉट। नोट कर लो पहले। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो के अपॉन एम ओमेगा नॉट। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, टू पाई और चला जाएगा ये एम ओमेगा नॉट अपॉन के। ठीक, आवर्त का मतलब ये क्या है, युग्मन गुणांक के पद में हमारे पास इस प्रकार का मान आएगा। यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, अर्थात टी प्रोपोर्शनल आ रहा है वन अपॉन के। ठीक, तो देखो अर्थात जब युग्मन दुर्बल हो
जब युग्मन दुर्बल हो, ब्रैकेट में लिख लेना के का मान, के कैसा हो, के का मान बहुत कम हो, ठीक है। जब युग्मन दुर्बल हो, ब्रैकेट में लिख लेना के टेंड्स टू 0, या के अत्यंत कम हो, ब्रैकेट में। तब आवर्तकाल युग्मन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब आवर्तकाल युग्मन गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात युग्मन प्रभाव बढ़ने पर ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल कम होता जाता है। युग्मन प्रभाव बढ़ने पर ऊर्जा विनिमय का आवर्तकाल कम होता जाता है, ठीक है। मतलब कि ये हमने कब की कंडीशन पढ़ी थी, पूरी की पूरी हमने शुरुआत में माने थे, जब के का मान कैसा मान लिया था हमने, ऊर्जा में नगण्य मान लिया था, ठीक है ना। उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू आ रही थी इस फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टी का मान इसके बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब कि जब के का मान अत्यंत दुर्बल माना है, उस टाइम पर जो इनकी ये जो एनर्जी आपस में चेंज कर रहे हैं, इनका आवर्तकाल कैसा होगा, बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है, आवर्तकाल। लेकिन अगर के का मान आपके पास बढ़ जाए, युग्मन गुणांक का मान आपके पास बढ़ जाए, तो ये जो ऊर्जा की जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, इसके आवर्तकाल का मान कैसा होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा। क्लियर है। तो कई बार आपसे ये पूछ सकते हैं, उस दोनों में रिलेशन पूछ सकते हैं, टी में और के में। ये क्या है यहाँ पर, युग्मन गुणांक। नेक्स्ट देखो, अधिक संख्या में युग्मित दोलक। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, अधिक संख्या में युग्मित दोलक। मतलब अभी जो हमने एग्जांपल लिया था युग्मित दोलक, हमने जैसे पढ़ा टॉपिक, तो उसका हमने पहला एग्जांपल कौन सा लिया है, द्वियुग्मित दोलक का। ठीक है, कि जब कोई भी दो पेंडुलम लो या कोई भी आप दोलित करती हुई वस्तु लो, कोई भी दोलित लो, वो दो वस्तुएं जुड़ी हुई हो एक दूसरे से, ठीक है, चाहे कोई स्प्रिंग से जुड़ा है चाहे किसी भी तरीके से, जब दो जुड़े हो तो उसको हमने द्वियुग्मित दोलक कहा। अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर में ऐसे पेंडुलम्स जुड़ जाएँ, बहुत ज़्यादा संख्या में पेंडुलम जुड़ जाए, या फिर बहुत सारे कण एक साथ जुड़ जाए, तो वो किस प्रकार के कहलाएंगे, हमारे अधिक संख्या में युग्मित दोलक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था ठोसों का, कि ठोस क्यों होता है, उनमें कंपन होता है, तो उसका फर्क आपका वाले पे पड़ता है, वो भी एक प्रकार से इसी का एग्जाम्पल है, अधिक संख्या में युग्मित दोलक। क्योंकि जैसे ठोस की स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ी सी होती है, अब उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार में केवल एक ही अणु गति करेगा, ठीक है ना, या सॉरी कंपन करेगा, एक साथ बहुत सारे अणु सब अपनी अपनी जगह पे कंपन करते हैं, और हर एक का इफेक्ट दूसरे पर भी पड़ता है। तो एक साथ मान लो ये भी अगर ये सब एक साथ कंपन करने लग जाएंगे, तो इनके ऊपर वालों पर साथ के साथ नीचे वालों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये ऊपर नीचे वाले खुद भी कंपन करेंगे, तो इनका प्रभाव ये इधर भी देंगे और इधर भी देंगे, तभी तो ये सब क्या होता है, जैसे एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो दोलन होता है उसे क्या कहा जाता है, अधिक संख्या में युग्मित दोलक। यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे किसी भी डोरी का। डोरी मतलब जैसे नॉर्मल धागा होता है, अब धागा जैसे हमें पता है सिंपली इस प्रकार का है धागा, लेकिन आप देखते हो कि कभी आप जैसे कोई भी दो सिरों पर आपने डोरी को बांध दिया है, कोई भी दो जनों ने टाइटली इसको पकड़ लिया, इधर से भी और इधर से भी, और फिर आप डोरी को हल्का से ऐसे ऊपर की तरफ लेकर के छोड़ दो, मतलब बिल्कुल टाइट आपने बांध दिया है दोनों कीलों पर, ठीक है ना, और आप हल्का से इसको ऊपर ले लेकर के छोड़ दो, या फिर थोड़ा सा मतलब किसी भी चीज़ से हल्का सा उसको हिला दो, तो आप देखोगे बहुत टाइम तक ये इस तरीके से वाइब्रेट होती रहेगी, ऊपर
ऊपर नीचे होकर के होती रहेगी। तो वाइब्रेशन उसमें आपने मैंने किसी एक जगह से कोई उठाया हो, वाइब्रेशन उसमें पूरे में होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह से किसका, जैसे ठोस के अणु एक साथ सबके सब कंपन करते हैं, उसी प्रकार से ये भी सारे के सारे कंपन करने लग जाएंगे एक साथ। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ये मान करके चलेंगे जो एक डोरी है इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे n संख्या में कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। कि ये जो सारे के सारे जो कंपन हो रहा है इसका मतलब हम इस तरीके से माने कि इसका मतलब यहाँ पर शायद कोई n कण उपस्थित है, और जब हम किसी एक को विस्थापित करते हैं, एक जगह से हमने विस्थापित किया तो कुछ कणों पर फर्क पड़ा विस्थापन का, और क्योंकि ये सारे आपस में युग्मित है इसलिए बाकी पर फर्क पड़ेगा। इसीलिए सारा का सारा डोरी जो होती है पूरी फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सारे के सारे कैसे कंपन करने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे डोरी का। दूसरी चीज, अभी जैसे आपने द्वियुग्मित दोलक में पढ़ा, तो द्वियुग्मित दोलक में जो अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स की डायरेक्शन क्या थी, जैसे हमने कल भी देखा था, ये हमने अगर साइन वेव की बात की थी या फिर कोस वेव की बात की थी तो डायरेक्शन भी क्या थी, इनके साथ साथ हो रही थी। इस प्रकार के हमने बनाए थे। ये क्या बता रहे थे, एक तरह से इनकी दिशा, जैसे जैसे वेव जा रहा है वैसे वैसे इनकी दिशा, वेव का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इनकी दिशा होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे हमने बात की इसकी थी, कोई भी दो पेंडुलम है, इस प्रकार से दो पेंडुलम आपस में जुड़े हुए थे स्प्रिंग से, ये हम एग्जाम्पल लेकर के चले थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ पर होगी, ये जो दोनों पेंडुलम को मिलाने वाली जो रेखा है, मतलब कि स्प्रिंग एक तरीके से दोनों को मिलाने का काम करती है, तो ये रेखा इधर चाहे ये रेखा इधर, तो इनकी जो डायरेक्शन होगा वो भी इसी रेखा के अलोंग होगा, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अलोंग होगा, मतलब उसी की दिशा में होगा। इसीलिए जिस दिशा में दोनों स्प्रिंग के साथ जैसे जुड़े हुए हैं तो इनको अगर हम एक तरंग के रूप में माने तो इनकी तरंग की दिशा भी इसी रूप में होगी, इस तरीके से ये तरंगे चलेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये क्यों, क्योंकि दो पेंडुलम जुड़े हुए हैं। अब इनमें वाइब्रेशन हमने कैसे देखा, या तो ये इधर गति कर रहे थे या दोनों के दोनों इधर गति कर रहे थे, ठीक है। तो इनमें जो भी इन अणुओं में कंपन हो रहा हो, चाहे जो भी वो किस दिशा में हो रहा था, इन दोनों दोलकों को मिलाने वाली जो भी रेखा है उस रेखा के अनुदिश हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पर जो इन दोनों में वेव्स चलेंगी वो किसी इसी की दिशा में चलेगी, और जब इसी की दिशा में वेव चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं। दो प्रकार की तरंगे होती है आपको पता है, ट्रांसवर्स वेव्स होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, एक को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, एक को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो कि इसी दिशा में हो, इसके पैरेलल में ही चले, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेव्स क्या है, इनके पैरेलल में ही चल रही है, इनके साथ साथ चल रही है, इनके समांतर क्रम में चल रही है, तो वो तरंगे कैसी होती है, पैरेलल तरंगे होती है, उनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, ट्रांसवर्स अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल होती है जो कि क्या होती है, इनके लंबवत होती है, मतलब जब आप क्या करो, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया डोरी का, डोरी का एग्जांपल हमने लिया कि हमने कोई धागा बांध दिया है दोनों पॉइंट से बहुत ही स्ट्रांगली, और हम इसको हल्का ऊपर की तरफ ले जाकर के छोड़ दे, ठीक है, विस्थापित करते अभी हम कर नहीं सकते थे, तो यहाँ जैसे दोनों तरफ एक धागा बिल्कुल टाइटली बांध दो कि वो बिल्कुल लूज ना रहे, लूज होगा तो हमें वो इफेक्ट अच्छे से दिखेगा नहीं, उसे बिल्कुल टाइटली दोनों तरफ बांध दो और हल्का ऊपर ले जाकर के उसको छोड़ दो, या फिर किसी भी चीज़ से थोड़ा सा हिला करके छोड़ दो उसको, तो आप देखोगे बहुत देर तक वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगी। उसकी गति आपको कैसे दिखाई देगी, ऐसे ऊपर नीचे, इस प्रकार की उसकी गति आपको दिखाई देगी, एक्चुअल में आप ऐसा देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो डोरी की डायरेक्शन है ये, इस डायरेक्शन में बंधी हुई है डोरी, जबकि वेव्स कैसे ऊपर नीचे गति करती है, तो ये भी इन दोनों में डिफरेंस है। क्या आपने जैसे द्वियुग्मी दोलन पढ़ा, आपने कौन सा दो पेंडुलम्स को लेकर के पढ़ा, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो तरंगों की प्रकृति थी वो प्रकृति कैसी थी, अनुदैर्ध्य प्रकृति थी, मतलब जो तरंगे थी वो दोनों जो भी पेंडुलम है या जो भी हम दोलक ले रहे हैं उनकी दिशा में ही गति कर रही थी। जबकि यहाँ जब हम अधिक संख्या में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें तरंगे कैसे मिलेगी, अनुप्रस्थ तरंगे मिलेगी, मतलब कि जो डायरेक्शन है उसके लंबवत दिशा में, उसके लंबवत दिशा में मिलेंगी, पैरेलल डायरेक्शन में मिलेंगी, सॉरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगी, परपेंडिकुलर। इस तरीके से आप सिंपली इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कभी आप जैसे लिखो, आप पूरा लिखो, एक तो लंबवत, एक आप लिखोगे समानांतर, एग्जाम में भी कहीं आपको लिखना है बार बार लिखोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, शॉर्ट में लिखा करो, एग्जामिनर भी आराम से समझते हैं। लंबवत होता है परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ए आर, परपेंडिकुलर का ए आर, और समांतर को हम लिखते हैं इस तरीके से, ये दो पैरेलल, ऊपर हम लगा दे एल, ए एल, ठीक है, पैरेलल का लास्ट का ए एल और परपेंडिकुलर का लास्ट का
AR, ये दोनों आप साइन लिख सकते हो। इस तरीके से लिखा करो शॉर्ट में, इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे अधिक संख्या में युग्मित दोलन के लिए। तो हेडिंग डाल दी, लिखो इसमें पहले देखो द्वियुग्मित दोलनों के दोलन, द्वियुग्मित दोलकों के दोलन अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना समानांतर, ठीक है, मतलब पैरेलल, अनुदैर्ध्य प्रकृति के होते हैं क्योंकि दोनों दोलकों के लोलक की गति, दोनों दोलकों के लोलक, पेंडुलम को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोलक। दोनों दोलनों के लोलक की गति उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। फुल स्टॉप। किसी प्रत्यास्थ डोरी से समान दूरी पर जुड़े बहुत से समान द्रव्यमान के कण, किसी प्रत्यास्थ डोरी से समान दूरी पर जुड़े हुए बहुत से समान द्रव्यमान के कणों की गति भी युग्मित दोलक की समान दिखाई देती है, युग्मित दोलक के समान दिखाई देती है। ठीक है, मतलब हाँ, आप एग्जाम्पल इसमें ये मान सकते हो, जैसे डोरी में बहुत से द्रव्यमान मानने का तरीका ये है, आप जैसे कोई धागा ले लो और आप ये मान लो कि उसमें कुछ कुछ दूरी पर उसमें मोतियां लगी हुई है। तो जैसे आप देखते हो किसी धागे में अगर हम मोती लगा देते हैं तो वो कैसे होता है, सब हम जैसे नॉर्मली इक्वल साइज की मोतियां ले लें, मतलब कि उन सबका द्रव्यमान समान हो जाए, ठीक है, और बिल्कुल इक्वल साइज पे लगी हुई हो। तो आप जैसे एक बार इस डोरी में कुछ भी आप परिवर्तन करोगे, इसको हिलाओगे, तो जो वाइब्रेशन होगा वो एक साथ इन सारे द्रव्यमानों में होगा एक तरह से। क्यों होगा? क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब हर एक तीन का पेड़ ले लो, यहाँ पे हर एक तीन का पेड़ ले लो, ये क्या कर रहे हैं, एक बिल्कुल युग्मित दोलक की तरह कार्य कर रहे हैं। क्या कि अगर आप इसमें वेरिएशन करोगे तो भी इन दोनों में वेरिएशन होगा, इसमें करोगे तो भी इन दोनों में होगा, और बीच वाले को आप ऊपर की तरफ उठाओगे तो भी इन दोनों में होगा। नेक्स्ट इन तीनों को ले लो, नेक्स्ट इन तीनों को ले लो, इस प्रकार से। तो ये क्या होते हैं, हर एक तीन, क्यों हमने युग्मित दोलक में एक तरह से तीन पिंड लिए ना, दो तो लोलक और बीच में एक स्प्रिंग लिया, ठीक है। हमने एग्जाम्पल देखा जैसे H2O या CO2, तो उनमें टोटल मिलाकर क्या होते हैं, तीन अणु होते हैं, तभी तो वो द्वियुग्मित का काम करते हैं। ये दोनों मिलाकर के एक युग्मन, ये दोनों मिलाकर के एक युग्मन, तो तीन कण मिलकर के किसका काम करते हैं, द्वियुग्मित का काम। अब यहाँ आप देख रहे हो ऐसे तीन तीन के कितने सारे ही पेयर्स बन सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अधिक संख्या में युग्मित दोलक कहते हैं। ठीक है, हाँ तो लिखो समान दूरी पर जुड़े बहुत से समान द्रव्यमान के कणों की गति भी युग्मित दोलक की समान दिखाई देती है, लेकिन यह गति कणों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है, लेकिन यह गति कणों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। अर्थात तनी हुई डोरी में बिल्कुल तान रखा हो आपने, डोरी को लूज नहीं होनी चाहिए, वो नहीं तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे नहीं, ठीक है। अतः तनी हुई डोरी में दोलन अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना लंबवत दिशा में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। अतः यहाँ नगण्य द्रव्यमान की एक लचीली डोरी को बहुसंख्या में युग्मित दोलक के रूप में मानते हैं, बहुसंख्या में युग्मित दोलक के रूप में मानते हैं।
हाँ, तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, परस्पर इसी में है। अब हम चल रहे हैं, सबसे पहले हम उनकी गति की समीकरण देखेंगे। तो परस्पर अन्योन्य क्रियायुक्त बहुसंख्य दोलित्रों की गति, इसी में सब हेडिंग देके लिखिए, परस्पर अन्योन्य क्रियायुक्त बहुसंख्य दोलित्रों की गति। लिखो इसमें, माना एक लचीली एवं नगण्य द्रव्यमान वाली डोरी है जिसमें समान द्रव्यमान स्मॉल m के, समान द्रव्यमान कितना ले लिया, स्मॉल m के कैपिटल N कण, समान द्रव्यमान स्मॉल m के कैपिटल N कण परस्पर समान दूरी कितनी ले लेते हैं, दूरी स्मॉल a मान लिया, परस्पर समान दूरी स्मॉल a पर उसकी लंबाई के अनुदिश जुड़े हुए हैं, फुल स्टॉप। इस डोरी के दोनों सिरे दो स्थिर बिंदु कोई मान लेते हैं, मतलब कि इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, दो स्थिर बिंदुओं से जुड़ी होगी, x = 0 तथा x = L से। इस डोरी के दोनों सिरे दो स्थिर बिंदु x = 0 तथा x = कैपिटल L से कैपिटल L पर स्थित हैं, फुल स्टॉप। रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर या डोरी के प्रत्येक बिंदु पर समान तनाव T लगता है, समान तनाव कैपिटल T लगता है, ठीक है। तनाव आपको पता होगा, कोई भी दो वस्तु है, डोरी ले ली आपने, कोई रस्सी है, कुछ भी, अगर दो बिंदुओं से वो बिल्कुल तनी हुई है, हमने बार बार ये चीज़ रिपीट की है कि बिल्कुल आपको तनी हुई लेनी है, अगर आप उसको लूज छोड़ोगे तो वहाँ पे वाइब्रेशंस दिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और जब तनी हुई होती है कोई भी वस्तु तो वहाँ पर एक अलग प्रकार का बल कार्य करता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स कह सकते हैं, ठीक है, या सिंपली हम तनाव कह सकते हैं। तो तनाव को हम प्रदर्शित कर रहे हैं कैपिटल T से। अब तनाव, जैसे डोरी का प्रत्येक बिंदु है, अभी जैसे यही बिंदु हमने कोई ले लिया, ठीक है, तो इस बिंदु पर तनाव इसका इस दिशा में भी लगेगा, इस दिशा में भी लगेगा। जैसे कि 11-12 में हम लोग ज़्यादातर एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि जैसे कोई कुआं है, यहाँ पे कोई घिरनी लगी हुई है और इस घिरनी से रस्सी जो है वो नीचे तक लटकी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई द्रव्यमान m द्रव्यमान रख दिया, तो mg बल नीचे की तरफ कार्यरत होता है, ठीक है। तो इस बल को यहाँ पर बैलेंस कौन करता है, संतुलित करने का काम करता है यहाँ पर तनाव T, जो कि ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा कहाँ लगता है, जिधर भी उसका जो भी द्रव्यमान है उसके अपोजिट दिशा में लगता है, एक तरह से इसको संतुलित करने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्योंकि निश्चित दूरी पर आपने अलग अलग द्रव्यमान, समान द्रव्यमान लेकिन निश्चित दूरी पर लगा रखे हैं कई सारे, तो आप चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पर यहाँ तनाव जो होगा कैपिटल T वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो तनाव T लगता है तथा अल्प विस्थापित करने पर डोरी के कण अनुप्रस्थ कंपन करते हैं, मतलब हमारा ये है वही कि हमने जैसे डोरी तनी हुई है उसको थोड़ा सा हमने विस्थापित करने का मतलब है कहीं से भी हमने ऊपर नीचे या आगे की तरफ कैसे भी हल्का सा इसको इस तरीके से आगे लेकर के छोड़ दिया, हल्का सा हमने विस्थापन कर दिया, तो या फिर ऊपर लेकर के हल्का सा छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कण सारे के सारे कैसे करेंगे, अनुप्रस्थ यहाँ पे कंपन करने लग जाएंगे। अनुप्रस्थ मतलब ऐसे ये डोरी है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्रकार से ये सब कंपन करने लग जाएंगे, ठीक है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो अभी हमने डोरी को लेकर के जो भी बातें कही है, हमने ले ली कोई डोरी,
मान लिया कोई भी दो, इसके कोई भी दो दृढ़ बिंदु हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन हमने क्या बताई, x बराबर 0 और x बराबर कैपिटल L, इन दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हैं। अब बीच में हमने बताया कि बिल्कुल समान द्रव्यमान के और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर कई सारे कण इस प्रकार से लगे हुए हैं। हम इनको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हमें पता नहीं है टोटल हमने कितने कण लिए हैं, कैपिटल N कण लिए हैं, तो टोटल कैपिटल N कणों तक जाते हैं। तो ये हमने कोई भी मतलब इस तरीके से, इतनी सी नहीं है, डोरी लंबी है, हमें नहीं पता कितनी लंबी हो रही है, डिस्टेंस कितना कितना बीच में हमने ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया यहाँ पर हमारा कोई nवां कण है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे इतनी दूरी पहले कौन सा कण होगा, n-1वां कण होगा, ठीक है। अब ये n कण का मतलब कितना भी हो सकता है, जैसे किसी डोरी में आपको 100 कण दे दी है, तो nवां कण मतलब कौन सा होगा, वो 100वां कण होगा, और n-1वां कण कौन सा होगा, वो 99वां कण होगा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर एक पॉइंट और होगा, इसको हम कण नहीं मानेंगे क्योंकि कण तो बीच में जुड़े हुए वो है, लेकिन जहाँ से डोरी जुड़ी हुई होगी, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, n+1, n+1, ठीक है। टोटल हमने क्या बताया, कण टोटल n है, लेकिन n से पहले n-1वां कण होगा, और फाइनली जो डोरी कहीं ना कहीं जुड़ी होगी वो भी डिपेंड, n का फर्क तो उस पर भी पड़ेगा जहाँ से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हमने n में कुछ भी वाइब्रेशन होगा तो इसका फर्क इसके आसपास वालों पे पड़ेगा, तो n-1 पे पड़ेगा, तो n+1 पे पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से लास्ट जिस पॉइंट तक भी डोरी जुड़ी हुई है, तो अगर आपने थोड़ा पहले उसको विस्थापित किया तो लास्ट उस पॉइंट तक भी आपको वाइब्रेशंस दिखाई देंगे, क्लियर है। इन सबके बीच की जो दूरी है वो हमने फिक्स कितनी ले ली है, स्मॉल a, ये सबके बीच की दूरी कितनी है, फिक्स दूरी है स्मॉल a। इस प्रकार का कुछ हमारा है, इसका मतलब इस डोरी की टोटल लेंथ कितनी हो गई, l, ये बना लो। ये स्टार्टिंग वाली फर्स्ट दूरी ये भी a ही होगी, ठीक है ना, बिल्कुल सब बिल्कुल इक्वल दूरी पे लिया है, तो ये भी a ही होगी। इस प्रकार से सबके बीच की दूरी बिल्कुल फिक्स होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिराइव करेंगे, इसकी गति के समीकरण, कि इन सब कणों की गति का समीकरण कैसा होगा, ठीक, बना लिया। इसमें हमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी गति का समीकरण। देखो, गति का समीकरण लिखो, यह डोरी परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हुए, यह डोरी परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हुए बहुसंख्य दोलित्रों की भांति कार्य करती है, बहुसंख्य दोलित्रों की भांति कार्य करती है, फुल स्टॉप। डोरी से जुड़े द्रव्यमान कणों में, डोरी से जुड़े द्रव्यमान कणों में हम किसी nवें कण की गति का समीकरण, हम किसी कोई सा भी हमने रैंडमली nवां कण ले लिया, हम किसी nवें कण की गति का समीकरण प्राप्त करने के लिए, nवें कण की गति का समीकरण प्राप्त करने के लिए nवें कण पर
nवें कण पर उसके निकटवर्ती कणों या उसके सबसे निकट स्थित कणों कौन से हो जाएंगे, कोई सा भी कण ले लो। जैसे हमने अभी यहाँ एग्जांपल हमने क्या माना कि टोटल जो कण लिए हमने स्टोरी में वो कितने ले लिए, कैपिटल N ले लिया, तो उसके सबसे नियरेस्ट, उसके सबसे पास वाले जो दोनों पॉइंट हो गए कौन से हो गए, एक हो गया n-1 और एक हो गया n+1। अब इस तरीके से आप टोटल में पूरे में, क्योंकि ये हमने इस तरीके से लंबवत बताया कणों को, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, उससे जस्ट पास वाले कौन से कण हो जाएंगे, एक उससे कम वाला और एक उससे ज़्यादा वाला। एग्जाम्पल हम nवें कण से मतलब अगर हमारा हो यहाँ पे 6वां कण हो, ठीक है, छठा कण हम ले रहे हो, तो इससे रिलेटेड दो कण हो जाएंगे इसके सबसे पास वाले, एक तो 5th नंबर और एक 7th नंबर, ठीक है। तो अगर हम इसको n मान रहे हैं तो ये कण इसका मतलब n-1 और ये n+1 का कण हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से लिखो, हम अभिष्ट कण nवें कण की गति का समीकरण प्राप्त करने के लिए nवें कण पर उसके सबसे निकट स्थित कणों n-1 n-1वें व n+1वें दोनों कण कौन सा ले लेंगे हम, एक तो n-1 और n+1 कणों द्वारा लगने वाली अन्योन्य क्रिया पर विचार करेंगे। इन दोनों जो n-1वें n+1वें कणों द्वारा लगने वाली अन्योन्य क्रिया पर विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो हम कोई से भी तीन कण कौन से ले रहे हैं, n, n-1 और n+1, इन तीनों की सबसे पहले पोजीशन देखते हैं। देखो, जैसे आपको पता है n है, n से पहले होगा n-1 और n के बाद होगा n+1, ठीक है। n की पोजीशन है बीच में, उससे पहले उसके बाद में, तो हमने यहाँ पर पहले देख लेना फिर बताना। ये हमने मान लिया तीन कण हम यहाँ पर कोई से भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये, अब देखो तीनों जो कण हैं उन तीनों कणों को हम किस वे में बात कर रहे हैं, हम बात तब की कर रहे हैं जब हम कुछ ना कुछ डोरी में विस्थापन करते हैं। ये तो हमने डोरी बना दी, ठीक है। अब हम इस डोरी में कुछ ना कुछ विस्थापन करेंगे, तो जैसे कि ये कोई डोरी है और आपने इसको हल्का ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया, इसमें विस्थापन किया, तो विस्थापन मतलब देखते हो आप डोरी में कुछ इस टाइप की कुछ शेप बन जाती है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। अब आपने कोई कण एग्जाम्पल के लिए n कण लिया है, तो सिंपल सी बात है, इस पे इसका विस्थापन कितना आ रहा है, इतना विस्थापन आ रहा है, ठीक है। तो इससे जो पहला जो आप कण ले रहे हो n-1, उसका विस्थापन आप देख रहे हो इससे थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। और जो आप n+1 को कण लोगे इससे ऊपर, उसका विस्थापन इससे भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे होगी। तो ये जो कण है इन सबको अगर हम मान लें इनकी डायरेक्शन कोई x है, तो इनका जो विस्थापन हो रहा है वो इनके लंबवत, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इनका विस्थापन इनकी लंबवत दिशा में होता है, मतलब कि विस्थापन किस डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में होगा, और किस फॉर्म में होगा, इस तरीके से होगा विस्थापन इनमें कुछ, ठीक है, कि nवें कण का विस्थापन मीडियम होगा, n-1वें कण का विस्थापन उससे कम होगा और n+1वें का विस्थापन उससे भी ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने ये तीन ड्रॉ कर दिए, एक ये मान लिया, ठीक है। इस तरीके से ये हमने तीन अलग अलग कणों की पोजीशन मान ली है। इसको थोड़ा सा और छोटा मान लेते हैं, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है, तीनों कण किन किन को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये हमारा है n-1वां कण, ये है nवां कण और ये है n+1वां कण, ठीक है। बात रही, ये हमने मान लिया कि ये कोई x दिशा के सापेक्ष है, जैसे ये सारे के सारे जैसे एक धागे में लगे हुए मोती हैं, ये सारे एक लंबी दिशा में है, x दिशा में है, तो इनमें जो विस्थापन होगा वो इनके लंबवत मतलब y डायरेक्शन में होगा। तो इनका विस्थापन जैसे हमने ले लिया yn, n-1 का विस्थापन कितना हो जाएगा yn-1 और n+1 का विस्थापन हो जाएगा yn+1। क्लियर है, ये इन तीनों का विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें क्या बात करनी है, ये हमारे तीनों के तीनों कण हैं, ये हमने मान लिए, ठीक। अब हम ये बात करना चाहते हैं कि जैसे कि ये जो विस्थापन हो रहा है इस तरीके से, तो ये अपने क्षैतिज के साथ में कितना कोण बनाएगा, जैसे ये, जैसे कि भाई डोरी तो पूरी जुड़ी हुई है, इन दोनों सिरों पर डोरी जुड़ी हुई थी, आपने डोरी को थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया तो ये कुछ इस टाइप से शायद होगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आकर के फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये क्षैतिज के साथ में ये एंगल कुछ ना कुछ यहाँ पर कोण बनेगा। अब ये कोण कितना बनेगा, तो हर एक अलग अलग,
अब जैसे इसमें इतना विस्थापन हुआ है तो ये उसके हिसाब से कोण बनाएगा, किसी एनवे कण में विस्थापन इतना हुआ है तो इसका कोण अलग होगा, और इसका सबसे ज़्यादा विस्थापन हुआ है तो इसका कोण अलग होगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ हमें कोण मानना पड़ेगा। तो जैसे सबसे पहले हमने मान लिया ये इन तीनों की डायरेक्शन कौन सी है, विस्थापन की डायरेक्शन होगी इनकी ये। ठीक है, ये हमने थोड़ा और आप अच्छे से स्ट्रेट बनाना, ये हमने क्या ले लिया, बिल्कुल इनके विस्थापन की डायरेक्शन ले ली। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से कुछ इन तीनों में क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब हर एक का उसके क्षैतिज के साथ बना हुआ कोण, तो क्षैतिज तो वैसे ये रहा। अब यहाँ पे कोण बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये इसका क्षैतिज है, तो इसके साथ में कोण कितना बनाएगा। ठीक है ना, क्षैतिज तो ये है। अब यहाँ पे मेनली तो हमने इनके विस्थापन बता दिए हैं, तो अब हम इस पूरे को वापस मिटाएं और फिर हम यहाँ से विस्थापन बताएं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर इनका विस्थापन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हर एक का अलग अलग विस्थापन ले लो। विस्थापन हम कोई ले लेते हैं अल्फा। अब अल्फा यहाँ पे n-1 में करके ले तो विस्थापन कितना हो जाएगा, ये यहाँ लिख देती हूँ अल्फा n-1। ठीक है, मतलब इसका जो कोण है, कोण कितना बन जाएगा इसके लिए, अल्फा n-1 कोण। ठीक, इसी तरीके से बीच वाले की बात करें तो ये कोण कितना बनेगा, ये हमने मान लिया ये इसका विस्थापन हो रहा है, तो ये कोण कितना बन जाएगा, अल्फा n। यहाँ पे नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख लेते हैं इसको, कोण ये बनेगा कुछ। ठीक है, कितना बन रहा है ये कोण, अल्फा n। और इस तरीके से ही ये इसका विस्थापन हो रहा है, इसका अगर हम इसके क्षैतिज के साथ में कोण ले तो ये कोण कितना हो जाएगा, अल्फा n+1। क्लियर है, अल्फा n+1। इन सब के बीच की दूरी हमने फिक्स ली थी a के बराबर, ये इनकी दूरी इतनी रहेगी स्मॉल a। क्लियर है, पहले एक बार इतना बना लो। देखो इसमें, देखो ये आपको क्या दिखता है, ये है अपनी डोरी, और ये इस दिशा में क्या प्रदर्शित हो रहा है, इसका विस्थापन। ठीक है, देखो जब डोरी को लंबाई के लंबवत, जब डोरी को लंबाई के लंबवत थोड़ा विक्षेपित किया जाता है, थोड़ा विक्षेपित किया जाता है, तब एनवे, तथा इसके समीप स्थित, n+1 व n-1 कणों के, इसके समीप स्थित n+1 व n-1 कणों के अनुप्रस्थ विस्थापन क्रमशः कितने कितने हो जाएंगे विस्थापन, yn, yn+1, yn-1। लिख लो विस्थापन क्या हो जाएगा, yn, yn+1, yn-1 है। तथा डोरी की वक्र स्थिति में क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण, डोरी की वक्र स्थिति में क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण, वक्र किसको कह रहे हैं, वही वाली चीज की, ये डोरी है, आपने इसको विस्थापित किया तो इस तरीके से इसमें कुछ होगा, तो ये डोरी किस फॉर्म में आ जाएगी, थोड़ा वक्र रूप में आ जाती है। ठीक है ना, जैसे आप करोगे ऊपर नीचे तो इसमें एक प्रकार का एक वक्र मिलता है, इतनी नीचे जाएगी इतनी ऊपर आ जाएगी तो वक्र मिल जाएगा। अब इस वक्र का इस डोरी के साथ में इसके क्षेत्र के साथ बनाया वाला कोण कितना होगा, ये
कोई n-1वें कोण का कोण होगा, ये n का होगा और ये n+1वें कोण का कोण होगा। ठीक है, तो लिखो वक्र स्थिति में क्षैतिज के साथ बनने वाले कोण क्रमशः अल्फा n, कोमा अल्फा n+1, व अल्फा n-1 है। अल्फा n+1 व अल्फा n-1 है। ठीक है, इतनी अभी तक की बात जो हमने बनाया है डायग्राम में वो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तनाव की, क्योंकि डोरी कैसी है, यहाँ बिल्कुल तनी हुई है, हमने पढ़ा ही है पहले। तनाव लगता है तो आपको पता है तनाव किस डायरेक्शन में लगता है। जैसे कोई भी डोरी है, उसे आपने कोई 2 पॉइंट से जोड़ दिया है, ठीक है, बीच में डोरी, तो तनाव उस पर कौन लगाते हैं, मैंने बताया दोनों अपनी अपनी तरफ लगाते हैं बल। इसको तनाव दोनों तरफ लगता है, तब जाकर के डोरी बीच में कैसी रहती है, बिल्कुल तनी हुई रहती है। ठीक है, जैसे हमने गिरनी के ऊपर से रस्सी जाते हुए का एग्जाम्पल लिया, तो ये बल नीचे की तरफ लग रहा है, तनाव इसको ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि डोरी कैसी हो जाए, बिल्कुल तनी हुई हो जाए। सेम कंडीशन यहाँ पर। तो तनाव देखो बीच वाला पॉइंट है। अब हमें तो जैसे हम पूरे के पूरा जो भी बड़ी सी डोरी है, हम उसको केवल एक 3 कड़ों के लिए मान करके चल रहे हैं। ठीक है, कि हमारी डोरी तो इतनी सी है, इसी में हमें काम करना है। तो इस डोरी में मानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने जो इसका मिडिल पॉइंट लिया है वो कौन सा ले रखा है, मिडिल पॉइंट हमने इसका n कण ले रखा है। इससे पहले n-1 कण, इससे बाद में n+1 कण। ठीक है, मतलब एक तरह से हम ये मान लें कि जो डोरी है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बंधी हुई है। ठीक है, और बीच में ये n कण है, इससे होकर के गुजर रही है। तो इन दोनों को खींच, इस डोरी में तनाव का काम कौन करेगा, ये दोनों लास्ट पॉइंट वाले कण करेंगे। ठीक है, तो ये डोरी को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब तनाव इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये पॉइंट डोरी को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब तनाव इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो दोनों तरफ बिल्कुल सेम अमाउंट में लगेगा तनाव, तो भी टोटल जो बल होगा, जितना इस दिशा में लग रहा है उसी उस दिशा में लग रहा है, तो बल टोटल क्या हो जाएगा, बैलेंस भी हो जाएगा, और डोरी बिल्कुल तनी हुई भी रह जाएगी। क्लियर है, ये हो गई तनाव की बात। अब अगर हमें इस तनाव को इसके घटक रूप में विभाजित करना हो, कि तनाव लग रहा है पूरी डोरी में, तो तनाव को हम क्या करेंगे, इसके घटक में विभाजित करें। तो घटक में विभाजित करने के लिए आपको पता है एक्स और वाई डायरेक्शन में हो जाएंगे इसके कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन का काम कौन कर रहा है, ये जो हमने एरो लगा रखे हैं क्षैतिज वाले, क्षैतिज किस डायरेक्शन में हमारा एक्स दिशा में ले रखा है, और ये जो विस्थापन हो रही है हमने किस दिशा में ले रखे हैं, वाई दिशा में ले रखे हैं। तो देखो यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये हम ले लेते हैं हमारा जो मिडिल पॉइंट है n कण। ठीक है, सबसे पहले इस कण पर हम दोनों तरफ यहाँ पर ले x दिशा के इसके कंपोनेंट ले, तो आगे की तरफ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, cos, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट किस फॉर्म में होता है, साइन फॉर्म में, पता ही है आप लोग को। ठीक है, तो ये x डायरेक्शन में तो प्रदर्शित कर रहा है हमें ये क्षैतिज जो है वो, और y डायरेक्शन में विस्थापन, तो x के अलोंग हम cos में बांट देते हैं इसका कंपोनेंट, और y के अलोंग हम साइन में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, t cos, मैं रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। टी कॉस अल्फा एन, बनने वाला कोण कितना है, अल्फा एन, टी कॉस अल्फा एन। पीछे की तरफ लगेगा तो इस कोण से रिलेटेड होगा तनाव, क्योंकि पीछे इससे रिलेटेड लग रहा है n-1 में पॉइंट से, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी कॉस अल्फा n-1। क्लियर है, ये इस पॉइंट का हो गया। ऐसे वाई डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट तो ऊपर की तरफ लगेगा आपका, तो साइन के लिए लगेगा, क्या वैल्यू लगेगी, टी साइन अल्फा एन, और ऐसे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा तो क्या वैल्यू लगेगी, टी साइन अल्फा n-1। ये क्या हो जाएंगे, इसके टी के इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे तनाव टी के। ठीक है, पहले तो डायग्राम में इनको बना लो और उसके बाद लिखो। देखो, तनाव टी को वियोजित करने पर तनाव बल कैपिटल टी को उसके घटकों में वियोजित करने पर, तनाव बल कैपिटल टी को उसके घटकों में वियोजित करने पर ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल बल हम लगेंगे देखेंगे, क्योंकि किसके डायरेक्शन में हम बांट रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में हम बांट रहे हैं, एनवें कण के रेस्पेक्ट में। ठीक है,
nवें क्रम पर ही तो हमने इनको कंपोनेंट में अलग अलग विभाजित किया है। तो अब हम टोटल परिणामी बल ले लेते हैं। x दिशा में टोटल बल कितना लग रहा है और इस y दिशा में टोटल बल कितना लग रहा है। ठीक है, हमने दोनों दिशा में क्यों लगाया, ताकि बल पूरा का पूरा कैसा हो जाए, बैलेंस हो जाए, पूरा का पूरा बल का मान एकदम कैसा हो, संतुलित हो, दोनों दिशा में बल समान रूप से लगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि x दिशा में टोटल लगने वाला बल कितना है, चाहे वह किसी भी दिशा में लग रहा है, और ऐसे ही y दिशा में। तो लिखो एफ एन एक्स दिशा में, एन लिया है एनवें कण पर, एक्स दिशा में हम ले लेते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो एक तो हमारा ये जा रहा है टी कॉस अल्फा एन, ये तो आगे की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा टी कॉस अल्फा एन। ये लग रहा है इससे नेगेटिव दिशा में जा रहा है, इससे विपरीत दिशा में जा रहा है पीछे की तरफ, मतलब कि ये मान कैसा हो जाएगा, इससे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टी कॉस अल्फा एन माइनस वन। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे की तरफ लग रहा है पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, टी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा एन माइनस कॉस अल्फा एन माइनस वन। ठीक है, अब ये जो अल्फा एन है या अल्फा एन माइनस वन, ये जो कोण है, ये कोण का मान कैसा है, बहुत ही कम है। ठीक है, इन कोणों का मान एक्चुअली बहुत नगण्य है। भाई जैसे दूरी है उसमें से विस्थापन कितना होगा, बहुत ज़्यादा तो हो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है यहाँ है तो बिल्कुल आधे हाथ ऊपर चली जाएगी डोरी, ऐसा नहीं होता, बहुत कम विस्थापन होता है। तो इन कोणों का मान भी कुछ ना कुछ मान होता है, लेकिन बहुत ही कम मान होता है, तो हम उसको लगभग नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले चुकी, अल्फा एन व अल्फा एन माइनस वन कोण अत्यंत कम है, अर्थात इन्हें नगण्य लेने पर, नगण्य का मतलब लगभग जीरो, ठीक है, लेने पर। अब आप देखो, तो ये दोनों एंगल नगण्य है, लगभग जीरो है। अब कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो बराबर वन होता है। ठीक है, ब्रैकेट पर, तो ये भी वैल्यू वन हो जाएगी, और अल्फा एन माइनस वन भी नगण्य है, उसको भी आप जीरो ले रहे हो, तो वन और वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये आप लिख लोगे एफ एन एक्स इक्वल टू टी इंटू में, ठीक है ना, अल्फा एन और अल्फा एन माइनस वन दोनों नगण्य लिया है, लगभग जीरो लिया है, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, वन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस वन मतलब जीरो। मतलब कि एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला परिणामी बल है वो तो कैसा हो जाएगा, जीरो। जीरो होने का मतलब है कि टोटल बल जो है पूरा का पूरा हमारा बैलेंस है, मतलब जितना बल इस डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। नोट कर लो। ये हो जाएगा एक्स दिशा में लगने वाला परिणामी बल। फिर हम बात करेंगे वाई दिशा में लगने वाले परिणामी बल की। आपका पूरा में डालना, उसी में करके मत लिखना। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, एनवें कण पर वाई दिशा में लगने वाला परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा एफ एन वाई इक्वल टू, ये वही पॉजिटिव डायरेक्शन में, नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वही परिणामी बल कितना हो जाएगा, टी साइन अल्फा एन माइनस टी साइन अल्फा एन माइनस वन। ठीक है, टी हमने कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर साइन अल्फा एन, या फिर अभी हम इसे इस फॉर्म में ही रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको सेम मान है, अल्फा एन और अल्फा एन माइनस वन का मान हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि ये कौन कैसे है, नगण्य है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स दिशा में नगण्य होंगे, वाई दिशा में बहुत मान होगा, वाई दिशा में भी नगण्य ही होंगे, मतलब भी वही है। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा का मान यहाँ भी लगभग जीरो हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग साइन जीरो के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूँकि अल्फा एन एन अल्फा एन माइनस वन
नगण्य है, अर्थात ये एक तरह से क्या मान है, थीटा के मान है, तो अर्थात थीटा जो है वो लगभग हमारा कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो साइन जीरो को आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हो, किसके रूप में लिख सकते हो आप, टेन जीरो के बराबर लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि टेन जीरो का मान भी 0 ही होता है, तो साइन जीरो को रिप्लेस करके आप टेन जीरो लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, देखो रफली बता रही हूँ मैं, साइन जीरो का मान 0 होता है, हम सबको पता है, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ थीटा का मान हम किस पे ले रहे हैं, सब कुछ 0 पर ले रहे हैं, तो ये हम ले लेते हैं टेन जीरो, तो ये साइन जीरो और बटे में कॉस जीरो, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 अपॉन 1, और कितना मान हो जाता है, 0। इसका मतलब साइन जीरो 0 होता है, कॉस जीरो के बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस जीरो तो जस्ट अपोजिट 1 हो जाता है, लेकिन टेन जीरो का वैल्यू भी 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन जीरो का मान 0 होगा, जो कि लगभग किसके बराबर होगा, टेन जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कैसे बराबर कर दिया, क्योंकि साइन जीरो का मान 0 होता है, वही मान होता है टेन जीरो का भी। कैसे इक्वल आता है वो आपको पता ही, टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस दोनों की 0 डिग्री पर वैल्यूज ले लो आप, तो वैल्यू आपकी किस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास मान जो है यहाँ पर किसके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं थीटा की, थीटा लगभग 0 है, तो हम साइन थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, जब थीटा के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि थीटा का मान बहुत नगण्य है, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये मान लगभग किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इस इक्वेशन में साइन को टेन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो अब हमारे पास ये एफ एन वाई क्या बन जाएगा, टी टेन अल्फा एन माइनस टी टेन अल्फा एन माइनस 1। समझ में आ गया, साइन को हम इसमें किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टेन से रिप्लेस कर सकते हैं। किस तरीके से रिप्लेस किया वो चीज समझ में आ गई। ठीक है, इन दोनों से हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमें ये जो टेन अल्फा एन है और टेन अल्फा एन माइनस 1 है, ये दोनों मान यहाँ से निकालने पड़ेंगे इस डायग्राम से। क्या वैल्यूज हो जाएगी वो आप देखो, तो आप एक काम करो, जो अपनी एफ एन एक्स वाली जो इक्वेशन दी थी उसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमारे पास 0 आ गया था। तो ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, और रिप्लेस करने पर ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। यहाँ हमें इन दोनों का मान निकालना है, तो हम लिखते हैं टेन अल्फा एन व टेन अल्फा एन माइनस 1 का मान निकालने पर, तो देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे आपको पता हो, तो टेन जैसे हम उससे कंपेयर करते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये एल ए एन अपॉन के ए, ठीक है ना। ये वैल्यू होती है आपकी साइन की, ये होती है आपकी कॉस की, और ये होती है आपकी टेन की। तो हम यहाँ से टेन की वैल्यू मतलब किसके बराबर होती है, एल अपॉन ए, मतलब लंब बटे आधार के बराबर होती है। यहाँ पर एल क्या है, लंब, ए है आधार, और के होता है कर्ण, सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे एल अपॉन ए का मतलब होता है लंब बटे आधार, मतलब किसी भी ट्राइंगल में आपको टेन थीटा का मान पता करना है तो किसके रेशियो के बराबर होता है, लंब के और आधार के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए, लंब बटे आधार के बराबर होता है, ठीक है। अब थीटा का पहला मान हम ज्ञात करते हैं टेन अल्फा एन, टेन अल्फा एन, तो टेन अल्फा एन देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा एन का मान मतलब हमें यहाँ से पता करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हम क्या किस रूप में लिखते हैं, ये हमारा जैसे ये रेशियो था हमारा टी कॉस अल्फा एन, ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस ये आपका एक प्रकार से, इसे अगर आप आगे तक ले जाओ ये यहाँ तक, तो ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल में से आपको किसका मान निकालना है, क्योंकि अल्फा एन के लिए ले रहे हो ना, इसलिए अल्फा एन वाला ट्राइंगल ही तो लोगे। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा कैसा बन गया, त्रिभुज बन गया, जिसका लंब क्या है, ये है इसका लंब, और आधार है पूरा का पूरा, ये मान इसका है आधार, ठीक है। समझ गए, अल्फा एन कोण के लिए ले रहे हैं, तो ये अल्फा एन कोण है, इसके सापेक्ष अगर हम इस मान को पूरा करें
तो हमारे पास बनने वाला जो त्रिभुज है वो है ये, जिसमें लंब है ये और आधार है ये। तो ये जो लंब का ये मान है ये किसके बराबर है, तो ये देखो ये टोटल ये लेंथ है, टोटल yn+1 लेंथ है। ये वाली टोटल लंबाई कितनी है, yn+1 है, और ये लंबाई कितनी है, yn-1 है। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही तो है ये वैल्यू। यहाँ तक का ये मान किसका है, yn का मान है, और ये पूरा मान किसका है, yn+1 का मान है। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। मतलब लंब का मान हो जाएगा yn+1 माइनस yn। समझ गए कैसे। ये टोटल जो मान है ये हमारे पास किसका है, ये पूरा का पूरा मान yn का है, और ये जबकि हमारे पास ये यहाँ से लेकर के ये पूरा मान yn+1 का है। हमें इसमें से इतना जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, yn+1 में से इसको माइनस कर दो, और ये डिफरेंस ही क्या है, लंब है, तो ये लंब हो गया। और आधार तो ये पूरा का पूरा हमें पता है ए है, ये हो गया इसका आधार। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप दूसरा एंगल ले लो, tan अल्फा n-1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर आपको एंगल लेना है अल्फा n-1, ये वाला एंगल है, इसके ले लो। मतलब आप अगर आप इससे आगे तक लेकर के जाओ तो ये आपका पूरा का पूरा कोण बन जाएगा ये। ठीक है, ये जो बन रहा है अल्फा n को लेकर के, सॉरी n-1 को लेकर के, ये पूरा हमारा एंगल बन जाएगा। यहाँ पर लंब का मान हमारे पास फिर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ये यहाँ तक है हमारा पूरा yn, और ये है हमारा yn-1। इन दोनों के डिफरेंस के बराबर जो है ये हमारा लंब आ जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर लंब का मान कितना आ जाएगा, yn-1 अपॉन a। क्लियर है। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। बस रख लो इन इक्वेशंस की वैल्यू यहाँ पर, और देखो क्या मान आता है आपके पास फाइनल। देखो हमारे पास एफ एंड वाई समीकरण 3 क्या था, कि tan अल्फा n माइनस टी tan अल्फा n-1। टी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, वैल्यू क्या बच जाएगी, tan अल्फा n माइनस tan अल्फा n-1, दोनों की वैल्यू। तो अल्फा n का वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया yn+1 माइनस yn अपॉन a माइनस yn माइनस yn-1 अपॉन a। क्लियर है। हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपली दोनों का मान रख दिया है। अब कुछ नहीं करना, बस अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो क्या वैल्यू आती है। तो देखो टी है, दोनों में से ए अपॉन में कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, टी अपॉन ए हमने यहाँ ले लिया। वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, yn+1 माइनस yn माइनस का yn, और ये प्लस का हो जाएगा yn-1। ठीक है, yn 2yn हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, टी अपॉन ए yn+1 प्लस yn-1, और माइनस का बच जाएगा 2yn। ठीक है, एफ एन वाई। इसका मतलब है एफ एन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास रिजल्टेंट 0 आ गया था, लेकिन एफ एन वाई जो है परिणामी बल, उसका मान 0 नहीं है, कुछ ना कुछ उसका मान है। और मान केवल किस डायरेक्शन में है हमारे पास, केवल वाई डायरेक्शन में मान है। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई है, इसे हम मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 4। अब इस बल को हमें, क्योंकि इसका मतलब है बल का कुछ ना कुछ परिणामी बल आने का मतलब है कि बल दोनों डायरेक्शन में है, जो अभी बैलेंस नहीं है। ऊपर और नीचे जो बल लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ लगने वाला बल टोटल बैलेंस था, इसलिए टोटल वैल्यू आ गई 0। लेकिन यहाँ पर जो बल है वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए कुछ ना कुछ इसका मान आ रहा है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या लेते हैं, नॉर्मली न्यूटन की गति की समीकरण से बल का मान क्या होता है, न्यूटन की बल एफ इक्वल टू सिंपली क्या होता है, एम ए। यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल संतुलित करने के लिए हमें इसे किसी बल के बराबर मानना पड़ेगा। तो हम
बराबर मान लेते हैं, F बराबर है जो न्यूटन की गति के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर जगह ये फोर्स तो काम करते ही करता है, ये सारे तनाव बल लग रहा हो, कहीं पे कोई घर्षण बल लग रहा हो, कुछ और अलग अलग बल हो, लेकिन ये जो फोर्स है ये तो सब जगह सिंपली लगता ही लगता है। इसलिए यहाँ पर बल जो हमारा बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए तो किसी चीज़ के इक्वल में रखना पड़ेगा, F इक्वल टू एम ले लेते हैं। ए बराबर क्या होता है आपके पास dB अपॉन dt, और b का मान क्या होता है dx अपॉन dt, मतलब कि जो भी है उसमें विस्थापन होता है। अब यहाँ पर जो विस्थापन है x दिशा में तो कुछ भी नहीं हो रहा, y दिशा में हो रहा है विस्थापन, मतलब मान कितना हो जाएगा d2y बाई dt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं d2y बाई dt स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 5। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, नोट कर लो। d2y बाई dt स्क्वायर क्यों लिया है समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यू कैसी है, y के डायरेक्शन में ही आ रहा है बल का मान, और इसको हम yn ले सकते हो क्योंकि हम बीचों बीच की ये वैल्यू ले रहे हैं, nवें कण पर ही हम टोटल परिणामी बल का मान ले रहे हैं yn के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो d2yn अपॉन dt स्क्वायर। ये बल भी आपका एक तरह से आप इसको Fn nवें कण के लिए और y डायरेक्शन में मान सकते हो, दोनों का मान बराबर है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये बल हमें क्या बता रहा है, इन दोनों के इन कोण के कारण लगने वाला परिणामी बल जो कि बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने के लिए y डायरेक्शन में ही लगेगा फोर्स, क्या लगेगा ये वाला फोर्स लगेगा। तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, nवें कण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो nवें कण पर मान होगा Fn, y दोनों तरफ हम कंपेयर करें तो वैल्यू हो जाएगी m इंटू d2yn अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन a y n प्लस 1 प्लस y n माइनस 1 माइनस 2yn। ठीक है, m को हम इधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा d2yn अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन एम ए इंटू में y n प्लस 1 प्लस y n माइनस 1 माइनस 2yn। ये हमारे पास फाइनल क्या आ गया, इसकी गति का समीकरण। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि कण की गति जो हो रही है वो केवल किस डायरेक्शन में हो रही है, y डायरेक्शन में हो रही है। और ये हमने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर जो हमारे पास वेव्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इस प्रकार की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, हमने बताया था। अनुप्रस्थ प्रकृति के आएंगे मतलब लंबवत दिशा में आएंगे। तो ये दिशा डोरी में जो द्रव्यमान लगे थे उनकी दिशा कौन सी थी, x दिशा थी, वहाँ पर तो हमारे पास बल का कुछ मान ही नहीं आया, तो गति के समीकरण भी नहीं आए। समीकरण केवल किस डायरेक्शन में आ रही है, y डायरेक्शन में आ रही है। इससे ये पता चल रहा है, इसका मतलब इनकी जो गति हो रही है, गति केवल किस डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन में होगी। मतलब कि ये हमारे पास कोई डोरी है तो इसमें जो मोशन होगा, अगर आप इसको थोड़ा विस्थापित करोगे तो उसके कणों का जो मोशन होगा वो कैसे, इसके लंबवत दिशा में ऊपर नीचे होगा। क्लियर है, लिख लो इसको, लिख दो समीकरण 6। देखो समीकरण 6, समीकरण 6 nवें कण की गति के समीकरण को व्यक्त करता है। nवें कण की गति के समीकरण को व्यक्त करता है। तथा इससे यह भी स्पष्ट है, तथा इससे यह भी स्पष्ट है कि कणों की गति केवल y दिशा में हो रही है, केवल y दिशा में हो रही है। ब्रैकेट में लिखो डोरी के लंबवत, डोरी के लंबवत। अर्थात हम कह सकते हैं, कि तनी हुई डोरी में दोलन अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका
गति के समीकरण। अब इसमें हमें इसके बाद में इसके भी कुछ वही नॉर्मल मोड्स वगैरह हमें देखने पड़ेंगे, इसकी जो सामान्य विधाएं कौन कौन सी आई हैं, या जो भी कुछ 2-4 पॉइंट्स, जैसे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था गति का समीकरण, और भी पॉइंट्स देखेंगे तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करके क्लियर करेंगे। ठीक है।